Good morning प्यारे बच्चों. I am Lakhan Kumar, your physics teacher. Today we will discuss about the chapter 13 of your physics book, class 11th, kinetic theory. Okay, let me read about it. Kinetic molecular theory. Okay, first of all we read about the kinetic molecular theory of gases. According to the KMT, all matter consists of tiny particles that are in constant random motion. Okay, मतलब जितने भी पार्टिकल होते हैं गैसेस में वो सभी क्या होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं. ओके, वो सभी एक मोशन में, रैंडम मोशन में होते हैं, जिसको हम ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं. ठीक है, तो उसको रैंडम मोशन में वो मूव करते हैं. मूव इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल दे कोलाइड विद द अनदर पार्टिकल और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. ओके, ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. whenever we collide, then change the path. Okay, so it is according to this. Next one, part 2. Gas particles are much smaller than the distance between them. Most of a gas consists of empty space. Okay, मतलब गैस पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं उसके कंपेयर में, कि उनके बीच में कितना गैप है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके कंपेयर में बहुत छोटे होते हैं. तो ये बाकी सभी स्पेस जो होता है अप्रोक्स एम्प्टी होता है. गैस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय द एम्प्टी स्पेस. मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेस. ओके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम जो होता है वो एम्प्टी होता है गैस कंटेनर या गैसेस में. और बिकॉज देयर आर सो फार अपार्ट, देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स. क्योंकि इतने ज़्यादा गैप है तो इसका मतलब उनके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस या तो नेग्लिजिबल होंगे या नहीं होंगे. द मोशन ऑफ वन पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ अदर पार्टिकल. क्योंकि कोई इंट्रैक्शन नहीं है तो मोशन ऑफ वन पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट. क्लियर. नेक्स्ट वन, पार्ट 3. नो काइनेटिक एनर्जी is lost when the gas particle collide with the each other or with the walls of the container. Elastic collision, due to elastic collision. क्योंकि उनके बीच में elastic collision होता है तो कोई energy loss नहीं होता. Elastic collision, no kinetic energy loss with the particle collides and the total amount of kinetic energy remains constant. Next one, all gases have the same average kinetic energy at a given temperature. Temperature uh, is a measure of average kinetic energy of the particle in the sample of matter. तो काइनेटिक एनर्जी एंड द टेम्परेचर आर डायरेक्टली रिलेटेड. ओके, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर, या टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी. द हायर टेम्परेचर द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. द केल्विन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस. ओके, तो जितनी ज़्यादा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हम केल्विन टेम्परेचर दैट मीन्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है. देयर इज़ नो टेम्परेचर लोअर देन 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0. तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. ओके, तो 0 केल्विन के नीचे कोई टेम्परेचर नहीं होता, एब्सोल्यूट 0 के नीचे. तो इसका मतलब इस टी के केल्विन में जो हम लेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका काइनेटिक एनर्जी होगा. नेक्स्ट वन, आइडियल गैसेस. Ideal gases, the number of molecules is large. The average separation between the molecules is large. Okay, जो भी हमारे पास होता है बहुत ज़्यादा होगा उनके बीच में स्पेस. और molecules moves randomly. Molecules obey Newton's law. Okay, molecules collide elastically with each other and with the wall and consist of identical molecules. इसका मतलब जो KMT था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैसेस. नेक्स्ट वन, द आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT. ओके, तो n जो हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स हैं इन आइडियल गैसेस, तो n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na. तो कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड n इज़ द एवोगैड्रो नंबर. उसके बारे में आप सभी जानते ही हो कि 1 मोल में फिक्स वैल्यू होता है, कितना होता है 6.02223 इंटू 10⁻23. क्लियर. तो R इज़ द गैस कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज़ 8.31 जूल पर मोल पर इनटू केल्विन. ओके, तो इसके बेसिस पर है. तो हम यहाँ पर T लिखा हुआ है इन केल्विन, यानी टेम्परेचर जो होगा वो केल्विन में हमें लेना है. क्लियर. नेक्स्ट वन, प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ द कॉलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस
इट क्रिएट्स प्रेशर, ओके, कि हमारे पास जो कॉलिजन जो होता है वॉल्स के ऊपर वो मॉलिक्यूल्स का, दैट कैन क्रिएट द प्रेशर. तो P इज इक्वल टू F अपॉन A और फोर्स इज इक्वल टू द dP अपॉन dt अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो मोमेंटम गिवन बाय ईच कॉलिजन टाइम्स द नंबर ऑफ कॉलिजन इन टाइम dt. ओके, जितने टाइम हमारे पास कॉलिजन होगा dt टाइम में उतना ज़्यादा मोमेंटम हमारे को हम उसके अंदर देखेंगे. नेक्स्ट वन, only molecules move towards the surface hit the surface. I'm assuming the surface is normal to the x-axis. Half the molecules of the speed vx moves towards the surface. Okay, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने ये एज्यूम किया है कि मतलब ओनली मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सरफेस को हिट कर रहे हैं और ये एज्यूम किया है कि नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के नॉर्मली जो है वो हाफ जो है मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वी एक्स स्पीड से सरफेस की तरफ जा रहे हैं, एक सरफेस की तरफ और दूसरी सरफेस की तरफ हाफ. मतलब कंटेनर की वॉल्स ऐसी है तो कुछ इधर कुछ इधर, ठीक है. तो उसके बेसिस पर ओनली दोज क्लोज इनफ टू द सरफेस हिट इट इन द टाइम डी टी, मतलब जो बहुत पास होंगे वही इतने स्मॉल टाइम पीरियड में हिट करेंगे विद इन द सरफेस. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वी एक्स डी टी, क्योंकि वी एक्स स्पीड से जा रहा है तो डी टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे वी एक्स इंटू डी टी. द नंबर ऑफ कॉलिजन हिटिंग एन एरिया ए टाइम डी टी इज हाफ एन अपॉन बी इंटू ए. ये कैसे आया? एन अपॉन बी इज द एवरेज डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम. क्लियर? ये हमने निकाला और हाफ इसलिए क्योंकि हाफ ऑफ द इधर जा रहे हैं और हाफ ऑफ इधर जा रहे हैं तो हाफ हमारे पास आ जाएगा. क्लियर? इसके बाद देखो नेक्स्ट वन, ए एरिया हो गया और वी एक्स डी टी ये डिस्टेंस हो गया. तो एरिया इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू द वॉल्यूम. ओके, तो ये हमारे पास हो गया. तो एवरेज डेंसिटी इतना हो गया और वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स आ जाएंगे. क्लियर? द मोमेंटम, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स वहाँ प्रेजेंट होंगे उसके बेसिस पर ही होगा. द मोमेंटम गिवन बाय द ईच कॉलिजन टू द सरफेस 2m(vx). ओके, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर वो बिल्कुल इलास्टिक कोलिजन करेगा तो सेम पाथ पे वापस आ जाएगा. तो वी एक्स स्पीड से गया तो एम वी एक्स इसका मोमेंटम हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में आया तो एम वी एक्स, तो माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, चेंज इनटू मोमेंटम इज इक्वल टू 2m(vx). ये हमारे पास आ जाएगा. एक कोलिजन में इतना मोमेंटम मिलता है. तो इतनी कोलिजन में कितना मिलेगा? जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम इन डी टी टाइम, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया. इसके बेसिस पर अगर चेंज इनटू मोमेंटम आ गया तो डी टी से डिवाइड करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्स. तो डी टी से हमने इसको डिवाइड किया तो डी टी से डी टी कैंसिल आउट, तो ये फोर्स आ गया. प्रेशर निकालेंगे तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया इसको ए से डिवाइड करेंगे तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 2 से 2 पहले ही कैंसिल आउट हो गया. ओके, तो इसमें क्या बचेगा? एन अपॉन वी एम वी एक्स और ये भी वी एक्स स्क्वायर. ए से ए कैंसिल आउट गया क्योंकि ए यहाँ पर था. क्लियर? तो नोट ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव द सेम स्पीड वी एक्स. ओके, सभी के पास सेम स्पीड है तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? वी एक्स स्क्वायर बार. ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कुछ अपोजिट में भी जा रहे होंगे. तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? सभी पहले नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है तो सभी नेगेटिव को भी पॉजिटिव करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे? सभी का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके ऐड करके फिर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे तो एवरेज ये आ जाएगा. समझ रहे हो मेरी बात? एक का ये हो गया, ठीक है, वी एक्स, इस दूसरे का ये हो जाएगा. इस तरीके से सभी को ऐड करके और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम डिवाइड कर देंगे तो वी एक्स स्क्वायर बार आ जाएगा. तो यहाँ पर टोटल प्रेशर जो क्रिएट होगा सभी मॉलिक्यूल्स के लिए इतना आ जाएगा, वी एक्स स्क्वायर बार. क्लियर? तो नेक्स्ट वन, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 वी स्क्वायर. ये कैसे आया वो मैं बता देता हूँ. क्योंकि अब जो v है वो सभी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है और जेड एक्सिस में भी है. तो अगर हम वी एक्स निकालना चाहते हैं स्क्वायर तो वो 1/3 पार्ट होगा वी स्क्वायर टोटल का, है ना. तो इसका मतलब, और वी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर. ये हमने निकाला हुआ रिजल्टेंट निकालने के लिए ना 3 डायमेंशन में. तो उसके बेसिस पर तो ये वी एक्स स्क्वायर बार जब निकालेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा. एंड इट इज़ कॉल्ड वी आर एम एस स्क्वायर. ओके, कैसे मैं बता देता हूँ कि जब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? पहले हमें स्क्वायर करना है, फिर मीन निकालना है और फिर स्क्वायर रूट करना है.
तो ये VRMS होता है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, पहले हमने स्क्वायर करना है सभी पॉजिटिव नेगेटिव को भी पॉजिटिव, फिर हमने उनका बार यानी उनका मीन निकालना है और फिर उसका स्क्वायर रूट करना है। क्लियर? तो ये VRMS हो गया। अब हम इसकी स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इसका मतलब VRMS का स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हट गया, तो इसका मतलब ओनली क्या बचा, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बार, तो इट इज़ इक्वल टू VRMS स्क्वायर। तो यहाँ पर VRMS स्क्वायर हमने पुट कर दिया, तो VX स्क्वायर बार की जगह हम वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, VRMS स्क्वायर हम पुट कर सकते हैं। ये रहा, हमने पुट किया। ओके, तो VRMS स्क्वायर निकाल के भी बताया है मैंने, बता दिया आपको। तो जब इसमें पुट करेंगे पीछे वाली वैल्यू में, तो 1/3 था वहाँ पर हमने पुट किया VX स्क्वायर बार की जगह। तो जब हम इसमें VX स्क्वायर बार की जगह जब पुट करेंगे 1/3 वी स्क्वायर बार, जब हम यहाँ पुट करेंगे तो 1/3 बार आ जाएगा और यहाँ पर वी स्क्वायर बार आ जाएगा अंदर, तो इसका मतलब ये आ जाएगा N/V M वी स्क्वायर बार 1/3 बाहर। क्लियर? तो अब इसमें क्या हुआ, हमने इसमें नेक्स्ट स्टेप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ना, हाफ एम वी स्क्वायर बार है तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो के बार हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, हाफ एम VRMS स्क्वायर के भी बराबर, क्योंकि वी स्क्वायर बार को हमने पुट कर दिया VRMS स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू जब हम निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज पुट करेंगे, तो दैट्स द प्रेशर रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया। यहाँ से V इधर लेकर आओगे तो PV इज इक्वल टू दिस, और PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो यहाँ पर हम NRT भी पुट कर सकते हैं। ओके, तो के स्क्वायर बार में यहाँ पर जब हम NRT पुट करेंगे तो N इसके अपॉन में आ जाएगा, ये NRT तो यहाँ हो जाएगा NRT अपॉन कैपिटल N। ओके, और 3/2 ये हो गया। क्लियर? तो ये आ गया, तो हमारे पास N/N यानी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या होता है, KB यानी बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ओके, तो उसके बेसिस पर हमने इसको कैलकुलेट किया है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, सॉरी ये उल्टा बता दी मैंने, कि यहाँ पर हमारे पास R का वैल्यू जो है वो किसके ऊपर बेसिस है, वो चीज़ मैं बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये हमने पहले ही देखा था। तो इसका मतलब Na जब निकालेंगे तो कैपिटल N अपॉन N बन जाएगा। ओके, तो Na इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन N, तो ये N यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अपॉन में क्या बनेगा, Na, तो यहाँ पर R अपॉन Na इज इक्वल टू क्या है, KB बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा 3/2 KBT। तो ये के एवरेज का वैल्यू है, यानी काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हमने स्टार्टिंग में भी बोला था। नेक्स्ट वन, अगर हम और देखें इसकी फॉर्म, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट की है 1/2 जो काइनेटिक एनर्जी था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर जब इसमें पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो PV इज इक्वल टू NRT और N इज इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, है ना। तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से जब ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे ना, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा ना। तो PV का वैल्यू जब हम पुट करेंगे N/NaRT इज इक्वल्स टू 1/3 N/mv/RMS स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। तो N से N कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? और हम इसको मतलब कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से 3RT आ जाएगा। ओके, और वहाँ से M आ जाएगा। क्लियर? तो ये आ जाएगा VRMS स्क्वायर इक्वल्स टू, क्लियर, तो ये वैल्यू हमारे पास बचेगा। ये Na भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो Na और इसको मल्टीप्लाई करोगे यानी टोटल मास ऑफ द गैस, क्योंकि उसमें एक मोल में कितनी है, तो कैपिटल M इज इक्वल टू N इंटू Na, ये लिखा हुआ ना, मोलर मास हम इसको बोल रहे हैं। तो मोलर मास, क्योंकि एक मोल का टोटल मास है, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर को हम
एक मॉलिक्यूल के मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इट इज़ द VRMS वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद √T। ये भी हमारे पास रिलेशन डिराइव हो गया। नेक्स्ट वन, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो फॉर मोनो एटॉमिक गैस द इंटरनल एनर्जी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल्स। जितने भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी की सभी मॉलिक्यूल्स के लिए वो आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कैपिटल एन का वैल्यू हमने पुट कर दिया n इंटू एन ए, यानी n नंबर ऑफ मोल और एन ए एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो इसके बेसिस पर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर ये जो होगा वो एन ए इंटू के बी इज इक्वस टू आर, है ना, क्योंकि आर अपॉन एन ए इज इक्वस टू के बी होता है। ओके, तो यहाँ से ये इधर आएगा तो ये आर का वैल्यू एन आर टी आ जाएगा, 3/2 एन आर टी। इट मीन्स ई इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद कैपिटल टी, यानी टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट वन, लॉ फॉर एन आइडियल गैसेस। तो बॉयल्स लॉ होता है सबसे पहले, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ओके, यानी अगर कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम होगा और प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होगा। ये कहाँ से आया, पी वी इज इक्वस टू एन आर टी से, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो पी वी इज इक्वस टू कांस्टेंट। तो P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन वॉल्यूम, इट मीन्स P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद वॉल्यूम। ये इससे निकाला हुआ, क्लियर। नेक्स्ट वन हमारे पास है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ किसके ऊपर होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो ये भी उसी से बना हुआ है। ग्राहम्स लॉ देख लो, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। गैलुसिक लॉ भी होता है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद T। इसके बाद देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इट्स डेंसिटी। ये ग्राम्स लो है, ठीक है, यानी दो गैसेस डिफ्यूज़ हो रही है तो डिफ्यूज़न रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/रूट डेंसिटी के, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द रूट डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट वन, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये चीज़ क्या होती है वो देख लो। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब completely द पोजीशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम इज नोन एज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, यानी किसी भी कोऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो हमें रिक्वायर हो किसी भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज़ नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो रिप्रेजेंट बाय एफ एंड एक्सप्रेस्ड बाय एफ इज इक्वल्स टू 3n माइनस के, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिस्टम, यानी कितने मॉलिक्यूल्स या एटम है उसमें, और के इज़ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी उनके बीच में कितने फ्री रिलेशंस हैं। क्लियर, इस फॉर्मूले से हम किसी के भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। इसका एक एग्जांपल, जैसे मान लो कि 1 एटम है किसी में, ठीक है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो 1 एटम है तो 1, और रिलेशन किसी के साथ होगा नहीं क्योंकि और कोई प्रेजेंट नहीं है तो 3, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। 2 एटॉमिक है तो 2 एटम में 1 रिलेशन हो गया, तो इसका मतलब 3 इंटू 2 एटम्स हो गए, और रिलेशन कितना है 1 है, तो 3 2 6 माइनस 1 5, तो फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो ये हमारे पास मैक्सवेल का था। इन स्टेट ऑफ डायनेमिक सिस्टम इन द थर्मल इक्विलिब्रियम द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इक्वली अमंग्स द all the degree of freedom and the energy associated with the each molecule per degree of freedom is half kbt। ओके, यानी हाफ kbt, kbt वोल्ट्समान कांस्टेंट है ना, kb मतलब वोल्ट्समान कांस्टेंट। वो कहता है कि जितनी भी एनर्जी होगी किसी भी सिस्टम की वो उसकी हर एक पार्टिकल में, हर एक मॉलिक्यूल्स में इक्वली डिवाइड होगी, और एक पार्ट का वैल्यू एक मॉलिक्यूल को जो मिलेगा हाफ kbt होगा। क्लियर, ये हमारे पास कंफर्म है। और के बी वोल्टमान कांस्टेंट का वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन इन वोल्ट्समान कांस्टेंट, ठीक है, इसका मतलब पावर है। टी इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इन केल्विन, ये याद रखना है। तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देख लेते हैं इसके बेसिस पर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द gases having different degree of freedom, it can be
कैलकुलेटेड बाय द अप्लाइंग द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इन गैसेस। ओके, तो मोनोएटॉमिक गैसेस और डायटोमिक गैसेस और पॉलीएटॉमिक गैसेस से हम निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पर स्पेसिफिक हीट। तो निकालना शुरू करते हैं मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए। इट हैव ओनली 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये मैंने बताया था, एक एटम के लिए निकाला था ना स्टार्टिंग में, अभी F इज इक्वल टू 3, तो वो हो गया 3 हो गया। एंड दस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन टेम्परेचर T इज़ 3/2 kBT। क्योंकि देखो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो एक के पास कितनी हुई, हाफ KT, तो इसका मतलब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग 3/2 KT आ गया। क्लियर। द टोटल एनर्जी ऑफ मतलब हमारे पास यही तो था इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में यही बोल रहा था कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे ना पर मॉलिक्यूल। मतलब जितनी भी एक मॉलिक्यूल को टोटल एनर्जी मिलेगी वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइड हो जाएगी, है ना। और एक का वैल्यू कितना होगा, हाफ KBT। तो आपको पता है कि मोनो एटॉमिक के पास कितनी होती है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ओके, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसका मतलब हाफ KBT एक को मिलेगा, तो 3/2 KBT टोटल मिलेगा। द टोटल एनर्जी ऑफ द मोल सच एज गैसेज U इक्वल्स टू 3/2 KBT इंटू Na। क्योंकि ये एक मोल का है तो हमने क्या किया उसके मतलब सॉरी ये एक मॉलिक्यूल का है, तो टोटल मॉलिक्यूल का एक मोल का निकालने के लिए उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी एवोगैड्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो KBT इंटू N इज इक्वल्स टू R, 3/2 R। अब ये एक मोल का हो गया। द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम CV इज क्या होता है, du/dt, इंटरनल एनर्जी का रेट चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये जब आप करोगे तो 3/2 RT, तो ये आ जाएगा क्योंकि d/dt भी E है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे तो 3/2 R आ जाएगा। ठीक है, 3/2 R। और हम CP निकालेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, CP इज इक्वल टू CV, इधर आएगा प्लस, तो इसका मतलब 3/2 R प्लस R, है ना। तो इसको करोगे तो 5/2 R आ जाएगा। जब CP/CV निकालेंगे दैट इज इक्वल टू गामा। ओके, ये स्पेसिफिक हीट का जब हम रेशो निकालेंगे तो आएगा गामा। ओके, एडियाबैटिक कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, CP/CV। CP का वैल्यू कितना है 5/2 R और CV का वैल्यू कितना है 3/2 R। R से R कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 5/3 इज द रेशियो। ओके, 1 मिनट, 5/2 इज द रेशियो, 5/3 इज द रेशियो ऑफ फॉर द मोनोएटॉमिक गैसेस। ये एडियाबैटिक कोफिशिएंट है, गामा को एडियाबैटिक कोफिशिएंट बोलते हैं। इट हैज़ अब मैंने डायटोमिक का भी निकाल के बताया था स्टार्टिंग में, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 ट्रांसलेशन एंड 2 रोटेशन। ओके, अब ये बताना भी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम किस किस में है, तो 3 ट्रांसलेशन होता है और 2 रोटेशन होता है। ठीक है, यानी 3 एक्सिस के अकॉर्डिंग वो मूव कर सकता है, 2 डायटोमिक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, और रोटेशन उसका वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हो सकता है और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग हो सकता है। लेकिन एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग क्योंकि पॉइंट मॉलिक्यूल है तो नहीं हो सकता, है ना। पॉइंट तो बिल्कुल पॉइंट होता है, तो वो रोटेट कैसे होगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो 2 हो गए, तो टोटल 5 हो गए। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी के अकॉर्डिंग 5/2 R हो जाएगा, 5/2 KBT हो जाएगा, है ना। और जब हम इसका इंटरनल एनर्जी निकालेंगे टोटल 1 मोल के लिए, तो Na से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/2 RT। तो मोलर स्पेसिफिक हीट गिवन बाय द एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो du/dt होता है, तो टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो 5/2 R। CP निकालोगे तो CV प्लस R, और जब हम इनका रेशो निकालेंगे तो दैट इज 7/5। इफ द डायरेक्टिक मॉलिक्यूल इज नॉट रिजिड बट हैज़ इन एडिशन अ वाइब्रेशन मोशन, तो 7/2 R से 9/2 R और B हो जाएगा। मतलब ये चीज़ याद रखना कि उसमें वाइब्रेशन भी है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि उसमें वाइब्रेशन भी है, तो CV ही 2 वाइब्रेशन और बढ़ जाएंगे उसके ना, तो 7/2 R हो जाएगा और CP 9/2 R और गामा चेंज होके 9/7 R हो जाएगा। तो ये एक स्पेशल केसेस है, लेकिन अगर हम जनरली बात करेंगे तो 7/5 ही आएगा गामा का वैल्यू, गामा ही है ना, ये गामा कोफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक कोफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट वन डायटोमिक हो गया। अब पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए
पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए हम देखेंगे तो जनरल फॉर्मूला लगा दिया 3/2 KBT इंटू Na। ओके, तो 3/2 RT आ गया। ओके, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है कि 3 तो जनरल होगी, तो 3/2 R आ गया, और यहाँ पर 5/2 R, और जब हम इसको निकालेंगे तो 5/2 1.61। ये तो मतलब जनरली मोनो एटॉमिक के लिए। ट्राई एटॉमिक के लिए होगा तो ट्राई एटॉमिक की सिचुएशन अलग होती है, वो लीनियर भी हो सकते हैं और ट्राइंगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो उनके बेसिस पर अलग अलग चीज़ें निकलती हैं ना, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है वो मैं बताया था। एवरेज गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग फ्रीक्वेंट collisions, therefore they can not move straight or unhindered. Thus molecules are in the a state of continuous and random motion. Also they undergoes the perfectly elastic collision against each other. The average distance traveled by the molecule between the two successive collision is known as mean free path. इट मीन्स अगर कोई मॉलिक्यूल वो चल रहा है तो वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, तो बार बार उसका पाथ चेंज होगा, तो हो सकता है कहीं पर वो ज़्यादा चले, कहीं पर वो कम चले, तो इट मीन्स वी हैव टू कंसिडर द एवरेज पाथ। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। क्लियर? तो मीन फ्री पाथ को कैलकुलेट करने के लिए देख लो कि लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे तो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कितने यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एन पे। ओके, और डी डायमीटर ऑफ ईच वॉल्यूम, तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1/n πd², ये आ जाएगा। क्लियर? तो इस पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट वन, देख ही सकते हो ये फिगर भी बनाई हुई है कि ये मॉलिक्यूल रन कर रहा है, तो इसका मतलब ये इन दोनों मॉलिक्यूल से तो टकराएगा, तो और इन दोनों से भी टकरा सकता है, तो इसका मतलब इसके बीच में देखो इन दोनों मॉलिक्यूल से टकराएगा, तो इसका मतलब हाफ रेडियस इसका और हाफ इसका, तो डायमीटर के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो भी आएंगे वो सभी उनसे टकराएगा, इतने इतने स्पेस में जितने आएंगे वो सबसे टकराएगा। ओके, तो ये देख सकते हैं बेसिक एजप्शंस ऑफ द मीन फ्री पाथ। वो क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस कंसिडर एज द हार्ड स्फीयर each of the diameter d. The collision between the gas molecules are perfectly elastic. All molecules of gas under the consideration collides will all those molecules whose center are at the distance t from the center of the molecules under the consideration. हमने ये चीज़ें कंसिडर की है इसमें कि सबसे पहले कि स्फेयर जो है वो हार्ड है, वो मतलब कम्प्लीटली हार्ड मॉलिक्यूल है और उसके डायमीटर डी है। ओके, सेकेंड थिंग हमने सपोज किया है कि सभी के सभी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्लस इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। थर्ड हमने कि उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो डी होगी, तो उन सभी से वो टकराएगा। और लास्ट हमने कंसिडर किया है कि वो सभी रेस्ट में हैं, बाकी सभी एक के मूव करने के अलावा बाकी सभी रेस्ट में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ मतलब जो हमने निकाला था 1/n πd², इसमें कुछ करेक्शन है। अगर हम ये कंसिडर नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल वैल्यू इससे कुछ डिफरेंट आएगी, एंड देयर विल बी अ डिफरेंट दैट इज़ √2 इज़ द डिफरेंस। ओके, कि ये अब करेक्ट फॉर्मूला बन गया बाय प्रैक्टिकली परफॉर्म। ओके, तो इस चीज़ पर हमारा मीन फ्री पाथ हो जाएगा। नेक्स्ट वन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस। ओके, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। तो ब्राउनिन मोशन में बता देता हूँ, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था जहाँ पर हमने बहुत सारे प्रेशर और वगैरह निकाले थे, तो वो सहीं पर बता दिया था। ब्राउनिन मोशन मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, रैंडम मोशन जो होती है उसकी। इट इज़ द जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑफ साइज सस्पेंडेड इन वाटर, एयर और सम और अदर फ्लूइड. This motion can be explained on the basis of the kinetic theory. Brownian motion depends upon the following factors: size of the suspended particles, density of the fluids and temperature of the medium and viscosity of the medium. वही कह रहा है कि जब भी कोई पार्टिकल है फ्लूइड्स में, गैस हो या लिक्विड, वो रैंडमली मूव करता रहता है कोलाइड करके, है ना। तो ये जो ब्राउनिन मोशन है ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रही है कि आसपास के पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब साइज़, जितना साइज़ का पार्टिकल है उस पर जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा कोलिजन होगी, तो उस पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, उस पर डिपेंड कर रहा है। विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, यानी दो के बीच में कितना लेयर्स में फ्रिक्शन है, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है।
that is the Brownian motion. Okay, so it is the complete knowledge of your uh, of the chapter 13 kinetic molecular theory. If you have any kind of doubt, then you can ask me later. Thank you.